हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक विद योगेश त्रिपाठी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक लैंडमार्क केस का डिस्कशन करेंगे जो आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। केस का नाम है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आर्टिकल 12 का पूरा इलेबरेट एनालिसिस किया है तो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पर्टिकुलर केस में ये 1981 का केस है और इस पर्टिकुलर केस में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स, हम डिस्कस करेंगे ऑरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई बार हम समझ नहीं पाते कॉन्फ्लिक्ट वहां तक पहुंचा कैसे। हम दोनों पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस केस में आर्ग्यूमेंट ही कई बार हमें समझ नहीं आता है और हम सोचते हैं सीधे डिसीजन दे दिया, क्या ही इतने सारे केस में से एक केस के लिए क्या ही दिक्कत होगी। बट आर्ग्यूमेंट आपको समझने की जरूरत है और उसके पीछे का जो डिसीजन है उसके पीछे का रीजनिंग, क्यों आर्ग्यूमेंट समझने की जरूरत है, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपके सामने कोई एक नया ही इंस्टीट्यूट आ गया जिसपे कोई डिसीजन नहीं है। एज अ जज, एज अ एडवोकेट, क्या आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या जो है ये स्टेट होगा कि नहीं होगा? तो उस चीज को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का जजमेंट है। इसी दिन एक और लैंडमार्क डिसीजन आया था, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का, सेम डे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, बट ये याद रखिएगा सेम डे अजय हाशिया का डिसीजन आया था। 3 जज बेंच डिसीजन है, वी आर कृष्णा ऑथर थे। फैक्ट ये था कि जो इसका पिटिशनर है वो एक बर्मा सेल ऑयल स्टोरेज लिमिटेड थी, प्राइवेट वो थी, कंपनी थी। इसके अंडर एम्प्लॉय था, क्लर्क था, रिटायर हो गया था। रिटायर के बाद उसको पेंशन मिल रहा था और एडिशनल जो है रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता था। जो कंपनी थी वो गवर्न होती थी ट्रस्ट डीड से। 1950 के ट्रस्ट डीड क्या होता है? जब भी कोई ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है तो उसको ट्रस्ट को गवर्न करने के लिए जो एग्रीमेंट है कि पैसा कौन उसमें डालेगा, कौन पैसा निकालेगा, किस पर्पस के लिए निकालेगा, किसके पास अथॉरिटी उसको निकालने का और रोकने का, उसको रेगुलेट करता है ट्रस्ट डीड। और इसी के अकॉर्डिंग जो है जो इम्प्लॉइज था उनको सैलरी पेंशन ये सब मिलता था। और चूंकि इनकी इस पेंशन जो मिल रही थी और जो रिटायरमेंट बेनिफिट था ये इसको रोक दिया गया और पेंशन को कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि जो वो ट्रस्ट डीड था उसमें एक रेगुलेशन था 16 जो एम्प्लॉयर को ये पावर देता था कि आप जो है डिडक्शन कर सकते हो। डिडक्शन करने के बाद जो इनका 165.99 का मंथली वो बनता था इनकम, वो 40 पे हो गया। तो इनको लगा यार ये कैसे कम हो गया। अब इसका रिलीफ क्या होता है जब भी इस तरह का आता है? तो जनरल रूल ये है कि आपको जाना होता है जो ट्रिब्यूनल्स हैं, लेबर ट्रिब्यूनल्स, वहां पे। तो इस पर्टिकुलर केस में लेकिन हुआ क्या कि 1976 में जो गवर्नमेंट थी उसने ये एक्ट पास किया, बर्मा सेल एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग्स इन इंडिया एक्ट। अगर आपको पता हो 1967 से लेकर के 1980 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनलाइजेशन की। इन्होंने इसको नेशनलाइज किया और इसके प्रीएम्बल, इसका ऑब्जेक्ट ये था कि गवर्नमेंट जो है जो ऑयल का रिफाइनरीज था उसके बिजनेस को ओवरटेक करना चाहती थी। उसने इससे ओवरटेक किया और पूरा जो इस कंपनी का वो था इंटरेस्ट वो इनके अंदर आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर इसके पैरेलल, अब इसको छोड़ दीजिए, एक और एंटिटी बनाई गई। उस एंटिटी को रजिस्टर कराया गया कंपनी एक्ट में, और जब तक कंपनी एक्ट में आप रजिस्टर नहीं कराते हो कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो उसके अंदर रजिस्टर करा के कंपनी क्रिएट की गई, इसका नाम रखा गया भारत पेट्रोलियम। और ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका स्टेक होल्डर था, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी थी। और फिर उस गवर्नमेंट कंपनी को पूरा जो इनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इंटरेस्ट था ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब जो पिटिशनर था उसने कहा मैं लेबर कोर्ट में क्यों जाऊँ, क्योंकि लेबर कोर्ट कुछ डिसीजन देगा, फिर उसके बाद अपील जाएगा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ आर्टिकल 32 का यूज करते हुए। और वो गए। और पिटिशनर का दो फोल्ड आर्ग्यूमेंट था। अगर हम देखें, पहला ऑफ कोर्स हमेशा होता है कि रिट पिटिशन मेंटेनेबल है कि नहीं है, उसका आर्गुमेंट आपको करना होता है। उन्होंने कहा मेंटेनेबल है, क्यों? क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो स्टेट है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 कौन है? भारत पेट्रोलियम। तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन हुआ? रिस्पोंडेंट नंबर 1 हुआ यूनियन ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखिए पिटिशनर नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 1 का नाम होता है, और इनके साथ अगर कोई और पिटिशनर होता है एंड अदर्स लगा होता है। यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कोई और पिटिशनर रिस्पोंडेंट है एंड अदर्स लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, मैंने लगाना भूल गया हूँ, क्योंकि एंड अदर्स में ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 आता है ऑफ कोर्स, भारत पेट्रोलियम। तो ये चीज। दूसरा आर्गुमेंट है इनका रिलीफ के उसमें कि ठीक है ट्रस्ट डीड में लिखा होगा डिडक्शन का, लेकिन अब चूंकि 1950 का ट्रस्ट डीड था, 1952 में प्रोविडेंट फंड एक्ट आया जिसका सेक्शन 12 कहता है आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो। ग्रेट्युटी एक्ट आया जो कहता है कि बाकी कुछ भी आपका प्राइवेट एग्रीमेंट हो उसके ऊपर ओवरराइड करेगा। तो इसके बिहाफ पे जब इसमें मना किया गया तो आप नहीं कर सकते हो। रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट था कि भाई
रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 भारत पेट्रोलियम स्टेट नहीं है, वो तो सिर्फ एक कंपनी है। और याद रखिए आर डी शेट्टी का डिसीजन 1979 में, जिसने एक टेस्ट दिया था कि अगर शेयर होल्डर्स पूरे जो है गवर्नमेंट है, मतलब चीफ फाइनेंसेस जो है आ रहे हैं गवर्नमेंट से, तो स्टेट हो सकती है। अगर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है तो स्टेट हो सकती है। अगर मोनोपोली स्टेट कन्फर्ड है या फिर स्टेट प्रोटेक्टेड है तो है। कोई डिपार्टमेंट हटा के इसको डाल दिया गया है तो स्टेट हो सकती है। अगर उसका फंक्शन जो है कंपनी का वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, गवर्नमेंट के एड में है, तो वो कंपनी हो सकती है। तो उन्होंने इस पैरामीटर जो है बोला क्यूमुलेटिव टेस्ट देखेंगे। लेकिन अब अगर आप उसमें देखें तो टेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी है इस वजह से स्टेट नहीं है। उन्होंने उस पर आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया कि पूरा शेयर होल्डर है या वो है। अब इसका मैं बताऊंगा कि क्यों उन्होंने ये चीज की। फिर उसके बाद पैकेज डीड, उन्होंने बोला कि भाई ट्रस्ट डीड में पेंशन की बात करते हैं, ट्रस्ट डीड में ये लिखा होगा आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद उसी में एक रूल है जो बोलता है कि डिडक्शन भी हो सकता है। तो आपको पूरा होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि क्या पेंशन मिलनी है। तो एक्चुअल में जो पिटिशनर वो इंटाइटल है नेट पेंशन का, तो वहां से डीड से जितना पेंशन आ रहा है उतना उसका एक्चुअल पेंशन है, ना कि जो स्टार्टिंग में कैलकुलेट हो रहा है। तो हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि स्टेट है और डिडक्शन अलाउड नहीं है। स्टेट क्यों है ये मैं बताता हूँ। डिडक्शन क्यों अलाउड नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजन, जब सेक्शन 12 जो है प्रोविडेंट एक्ट का फॉरबिड कर रहा है कि आप पेंशन को डिड्यूस कर ही नहीं सकते, तो आप जो है एक प्राइवेट डीड से जो है उस चीज को ओवर रूल नहीं कर सकते हो। तो रिलीफ तो दे दिया। स्टेट क्यों है, तो स्टेट दो रीजन की वजह से था। इंक्लूसिव डेफिनेशन है और अथॉरिटीज को ऐड किया जा सकता है। उन्होंने बोला ऊपर से हम सुपरफिशियल नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में एनाटॉमी क्या है, एक्चुअल में कौन पीछे है उस कंपनी के। तो किसी भी कॉर्पोरेशन के पीछे देखने का, अगर प्रियम्बल देखेंगे, अगर वो स्टैट्यूट से बना तो उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, प्रोविजंस देखेंगे, अगर स्टैट्यूट से बना है तो उसमें कोई प्रोविजन है क्या जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर सकती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काम करोगे आप। अगर वो नहीं है तो हम ये देखेंगे कि जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें क्या है, उसमें इस तरह का प्रोविजन है। हम फंक्शन देखेंगे किस तरह का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और इन तीनों के बेसिस पे डिसाइड करेंगे डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है कि नहीं है। हम इसके बेसिस पे देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने जो रिस्पॉन्डेंट था उनका ये जो कंपनी वाला आर्गुमेंट था, उनका ये था कि आप आर डी शेट्टी नहीं लगा सकते हो। आर डी शेट्टी जो है क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आर डी शेट्टी का जो डिसीजन था वो ऑर्बिटर डिक्टा था। वहां पे जो एक्चुअल में उनके सामने केस था वो एक ऐसी अथॉरिटी के था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो स्टैट्यूट से क्रिएट की गई थी और उनको सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए थी, इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा हमारा डिसीजन, हमारा इस पे जो हमारा केस है वो सुखदेव वर्सेस भगत राम के जो है जो डिसीजन है उससे गवर्न होगा। हालांकि इसमें भी जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी स्टैट्यूट से ही क्रिएट की गई थी। फिर भी उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें एक लाइन बोली गई थी जिसमें ये था कि ये सारी कंपनीज जो है स्टेट नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने जो है दोनों डिसीजन के पैराग्राफ मिलाए और उसके बाद कहा कि नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों में ही एक ही चीज कही गई है कि अगर वो टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो हम जो है स्टेट मान लेंगे। अब इससे पहले आते हैं कंपनी वाले पे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप अगर मान लो लगा भी रहे हो आर डी शेट्टी टेस्ट, अगर आप मान भी ले रहे हो कि ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो स्टेट होगा, लेकिन आप बाकी किसी इंस्टीट्यूट के लिए लगा सकते हो लेकिन कंपनी के लिए नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि कंपनी दरअसल ये कंपनी लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी एक्ट में आपने रजिस्टर कर दिया और तो जो कंपनी है और जो उसको कंपनी को बनाने वाला है वो दोनों डिफरेंट एंटिटी मानी जाती है। अब वो अलग तरीके से रेगुलेट होगा, ये अलग तरीके से, इसकी लाइबिलिटी इस पे इम्पोज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट ही इसके पीछे इस कंपनी की, लेकिन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस है, इसकी लाइबिलिटी आप इस पे नहीं डाल सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, जब कोर्ट ये तब लगाता है कंपनी का ये जो जिसको कॉर्पोरेट बिल कहते हैं अलग अलग एंटिटी वाला, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो लगाया जाता है तब जब कोर्ट को लगता है कि ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है ना ये सिर्फ धोखा या फ्रॉड करने के लिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम देखेंगे उसके पीछे कौन है। और उन्होंने कहा कि कंपनी लॉ में और किसी और स्टैट्यूट में ये डुअल एग्जिस्टेंस होता होगा, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि क्या फंडामेंटल राइट ऑपरेट हुआ कि नहीं होगा, ये इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में रियल कैरेक्टर देखना पड़ेगा उस एंटिटी का। और कोई स्टैट्यूट इस चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि ये स्टैट्यूट पास हो गया अलग एंटिटी हो गई और फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि अगर ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करते तो फंडामेंटल राइट का स्कोप बढ़ता है, और सुप्रीम कोर्ट की हमेशा ही कोशिश रहती है कि फंडामेंटल राइट का स्कोप बढ़े, लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड ही रहे। तो इन दोनों चीज पे कॉर्पोरेट बेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डॉक्टर ऑफ अल्टर ईगो, इन्होंने बताया ऑर्बिटर डेटा नहीं है,
इन दोनों से ओवर रूल करते हुए, इन दोनों आर्ग्यूमेंट को जो है रिजेक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि एक्चुअल में भारत पेट्रोलियम स्टेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस पर्टिकुलर केस में। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।